जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान का सिंपल पेपर है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ इस पेपर में देखेंगे कि हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो कि जो हमारा पूर्णांक होता है वो 70 मार्क्स का होता है और आप लोगों को टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। तो आज हम लोग 2024 यानी कि विज्ञान के सैंपल पेपर को देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमको कॉपी में लिखना होगा ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो आप वीडियो में बने रहे, हम आपको सब बताएंगे कि आपको कैसे लिखना होगा, कितना बड़ा लिखना होगा आंसर और किस तरह से आपको लिखना होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको MCQ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको MCQ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले MCQ है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थान पर रखना होगा। यानी कि अगर यदि वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो यहाँ पर ये हमारा पहला मल्टीपल विकल्प यानी कि MCQ का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको बड़ी ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो ऑप्शन ए है, तो हमारा ऑप्शन ए वक्ता केंद्र सी पर, ऑप्शन बी हमारा वक्ता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच, ऑप्शन सी हमारा है दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण और ध्रुव पी और फोकस के बीच। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अपने दर्पण में वो कहाँ बनता है, आप लोगों को पता होगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। कहाँ बनता है? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। जब आपका यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ से होकर जाता है, इसके बाद फोकस से गुजारेंगे तो यहाँ पे जहाँ टकराएगा वहीं पर हमारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारा इसका रे डायग्राम होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही विकल्प होगा वो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वाला हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन 2 आपको इंग्लिश वर्जन देखना है तो इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द फोकल लेंथ पॉइंट एफ। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 2 है यहाँ पर, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रति मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, पर मीटर। क्या होगा? पर मीटर। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश का देखते जाएंगे, वही हमारा इसके विकल्प होते हैं, सेम विकल्प वही होते हैं। तो आपका एज ए हूब वही उसके आंसर सही होंगे। यहाँ पर हमारा इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब इसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी हमारा इसका सही आंसर होगा। किसके लिए होगा? बैगनी के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, मतलब कि जो सूर्य हमारा है वो सफ़ेद रंग का कब प्रतीत होता है, यानी किस टाइम में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा कब होगा, आप लोगों को पता होगा जब दोपहर होती है सूरज एकदम सफ़ेद कलर का हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा, चालक के पदार्थ का घनत्व। क्या होगा? चालक के पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अगर आपको 4 प्रतिरोध दिए जाएं तो उनको किस क्रम में लगाएं कि उनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा कब? समांतर क्रम में, क्योंकि ये देखो भाई जब अपन कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो आप लोग किस नियम का, किस हैंड का सहायता लेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा दाहिने हाथ का। क्या लेंगे आप, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा यहाँ से हमारा खंड उपभाग 2 स्टार्ट होता है, उपभाग 2 स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो आप लोगों को पता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए एल्कीन हमारा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड, एल्काइन हमारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड लगा होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि उसकी जो बैलेंसी है वो भी हमारी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 बार डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर भी पहले विकल्प की स्ट्रक्चर हमारी ये बनेगी, तो ये हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एल्कीन होता है, जो हमारा एल्कीन का फार्मूला होता है वो होता है NH2N। तो ये हमारा एल्कीन का फार्मूला होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आपको एल्कीन बनानी यानी आपको 2 रखना होगा तो C2H4, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये हमारा इसका सूत्र होगा बेसिक। तो यहाँ पर जो हमारा एल्कीन का सूत्र क्या बनेगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपसे पीएच वैल्यू पूछ रही है। अगर कोई एक पेपर है, कोई एक विलियन है, वो लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो वहाँ पे हमारा उसका पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा उसका पीएच मान होगा वो हमारा होगा लगभग में 8। कितना होगा, 8 हमारा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 1, 6, 3 ये हमारे सभी अम्लीय होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पूछ रहा है क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा एक सहसंयोजी आबंध। यहाँ नहीं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हम जल को किस तरीके से क्या मिलाएं कि हमारा जो जल है वो शुद्ध हो जाए। तो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि विरंजक चूड़। क्या सही आंसर होगा हमारा, विरंजक चूड़ हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा आपको पूछा गया है किन आयनों के विनिमय से हमारे नए यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया में एक एक एलिमेंट के, जैसे ये एलिमेंट है तो इसका यहाँ पे जाएगा और ये वाले का इधर वाले जाएगा, इसका जाएगा और ये इसका जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से बनता है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हमारा उपभाग 3 स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से आप लोगों से बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप लोगों का बायोलॉजी खंड होता है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है।
तो आपको पता होना चाहिए जा से क्या होता है जल और जा से होता है जाइलम, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, जल का वहन। क्या होगा, जल का वहन हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट मेंडल थे, उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पौधे पे प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो आप सभी को पता होगा, क्या होगा, मटर। क्या होगा, मटर। कभी कभी यहाँ पर लिखा मिल जाता है बगीचा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में कहीं बगीचे की मटर लिखा आ जाए तो आप मटर नहीं, फिर आप किस पर लगाएंगे, बगीचे वाली मटर पर टिक लगाएंगे, क्योंकि खेत और बगीचे वाले मटर में फूलों का डिफरेंस होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर कहीं बगीचा यानी गार्डन पी लिख के आएगा तो आप गार्डन पी पर ही टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, मटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारा कौन सा भाग मादा का नहीं है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि शुक्रवाहिनी ये हमारी, तो आप सभी को पता जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है वो पुरुष यानी कि मेल यानी कि हमारी मेल में पाई जाती हैं, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पर यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा पौधा होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, यहाँ पर यही पूछा गया है, पौधे के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आप लोगों को पता होगा कि पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए यानी कि CO2 भी चाहिए। इसके बाद हमें यानी कि क्लोरोफिल भी चाहिए, क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि स्वपोषी को ये सभी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है, मतलब कि समान अंग। समजात अंगों का उदाहरण, द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे हाथ होते हैं वो कुत्ते के अग्रपात होते हैं, ये आपको सभी को पता होगा। इसके बाद जो हमारे दांत होते हैं वो हाथी के दांत के समजात अंग होते हैं। इसके बाद आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, ये भी हमारे समजात हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, जो कि आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा परीक्षा तक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अलैंगिक जनन के मुकुलन द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। तो यहाँ पे कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर क्या होगा, ईस्ट में। किस में होता है जनन, हमारा ईस्ट में जनन होता है, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, डार्विन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। डार्विन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन हु प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा खंडवा स्टार्ट होता है। यहाँ से खंडवा में आप लोगों को सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रही किसी अन्य वाहक को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता केंद्र 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तर दर्पण लगा है। तो आपको पता हो गया जो हमारे मोटर साइकिल में जो शीशा लगा होता है वो हमारा कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण हमारा चित्र लगा होता है। इसके बाद बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन किसी
दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है तो गणना कीजिए, बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी और कहाँ दिखेगा। क्या कह रहा है, किरण आरेख भी बनाकर दर्शाना होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो दर्पण में हमारा उत्तल दर्पण होता है उसकी हमारी एक ही कंडीशन बनती है, वही आपको कंडीशन बना देनी है। सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण बनाना होगा, इसके बाद किरण आरेख दिखाना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, समांतर किरण से खींच देनी है। इसके बाद हमारा फोकस से पीछे चित्र बनता है, कहाँ बनता है, फोकस से पीछे हमारा चित्र बनता है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको चित्र हमारा यही बनेगा, पीछे साइड यानी फोकस से पीछे बनेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको एक समांतर रे डालनी होगी, पीछे करना होगा। तो इसके बाद हमारी किरण यहीं से होकर जाएगी। तो ये हमारा इसका डायग्राम बनेगा लगभग में। तो यहाँ पर आपको पूछा गया हमारी V कितनी होगी। तो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दर्पण के पीछे कहाँ पर बनेगा। तो आप लोगों को बता दूं, दर्पण से हमारा कहाँ बनेगा, V से यानी कि P से कितनी दूरी पर बनेगा, वो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 0.8 मीटर पे। कहाँ बनेगा, 0.8 मीटर, यानी कि वक्ता केंद्र से 0.8 मीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इधर साइड बनेगा, क्योंकि ये हमारा उत्तर दर्पण है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा, यानी कि हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो हमारा इधर बनेगा। आपको ध्यान रखना होगा। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आपको न्यूमेरिकल बेस पर इसको हल करना होगा। बाकायदा आपको यहाँ पर लिखना होगा कि U बराबर आपको दिया गया है, V बराबर जो कुछ आपको दिया गया वो आपको बाकायदा लिखना होगा। फिर आपको हेडिंग डाल देनी है किरण आरेख। क्या हेडिंग डाल देनी है, किरण आरेख। फिर आपको वहाँ पर अपना किरण आरेख बना देना है, जैसा बनता है वैसे ही आपको वहाँ पर बना देना है। तो आपको ऐसे ही बनाना होगा, फिर आपको किरण आरेख बना देना होगा। इसके बाद आप किरण आरेख डालकर नीचे बाकायदा आंसर लिख देंगे, तो आपको वहाँ पर 4 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी को देख सकता है। गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए, अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति का एवं किस फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर आप उस आदमी को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है किरण आरेख भी बनाना होगा, फिर आपको हेडिंग डाल देनी होगी किरण आरेख। वहाँ पर आपसे प्रकृति भी पूछे, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो आप लिख देंगे प्रकृति 100 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। 100 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपको इसका किरण आरेख भी बनाना होगा, फिर आपको 4 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। सिर्फ आपको इतना ही करना होगा, फिर आपको किरण आरेख बना देना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अंत क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। तो आप सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको कम लिखना है वहाँ पर सफिशिएंट ही लिखें, कि वहाँ पर अधिक लिखने से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो विद्युत चालक है वो किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जी हमारा ओम का नियम है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ओम का नियम लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ओम का नियम ही लिखना होगा। फिर आप ओम का नियम लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर वो बनाना होगा, परिपथ बनाना होगा, यानी आपको बल्ब लगानी होगी, बाकायदा आपको कुंजी लगानी होगी, फिर बाकायदा आपको बैटरी लगानी होगी। तो आप इस तरीके से क्या बनाएंगे, परिपथ को बना लेंगे। फिर आपको ये बताना होगा जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सिर्फ आपको ये भी ध्यान रखना है जो पदार्थ का डेंसिटी होती है उस पर निर्भर नहीं करता, आपको ये पॉइंट नहीं लिखना होगा। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि अगर आपने पॉइंट लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमारा निर्भर करता है चालक की लंबाई। किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। फिर हमारा निर्भर करता है
चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर हमारा निर्भर करता है चालक का आकार। तो ये हमारे 3 कारक आपको लिख देने हैं, तो आपको सफिशिएंट 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे 101%। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना यानी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है अपनी कॉपी से। ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सिद्धांत और रचना कार्यविधि सारा कुछ चित्र सब रेडी बनाकर रखना है, यानी कि आपको उसको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ ही दिया जाता है। तो वहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन फ्री मार्क्स का होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल खुला होता है, यहाँ पर क्वेश्चन 101% आ सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ये भी आपका इसी का भाई समझ लो। ये भी क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में, यानी कि हर एक 10th के एग्जाम में हर साल ये पूछ दिया जाता है। तो आप इनको दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री भाग से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्रत्येक ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करनी होगी। क्या करनी होगी? संरचनाएं आपको बनानी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले पूछ रहा है प्रोपेनॉल, क्या पूछ रहा है आप लोगों से? प्रोपेनॉल की संरचना सूत्र यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रोपेनॉल की संरचना सूत्र लिखनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोपेनॉल की संरचना सूत्र यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रोपेनॉल, फिर आपको नीचे अपने नीले या काले पेन से आपको लिखना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये हमारी प्रोपेनॉल, ये कैपिटल O बनेगा यहाँ पर। तो ये हमारी प्रोपेनॉल की क्या हो जाएगी? संरचना सूत्र। इसके बाद हमारा कहा गया 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो ये हमारा इसकी आपको क्या बनानी है? संरचना। तो ऊपर आपको लिख देना होगा 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो इसकी जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी बनेगी CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देना है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड COOH। फिर आपको नीचे भी यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देना है, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है CH3। तो ये हमारी 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल की संरचना हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। तो प्रोपीन की आपको बनानी है, संरचना बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप अपनी कॉपी में डालेंगे प्रोपीन, फिर आपको यहाँ पर नीले या काले पेन से आपको लिखना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे प्रोपीन की संरचना हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो हमारी इसकी जो संरचना बनेगी वो हमारी बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एक बार फिर से देख लेंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फिर आपको ऊपर लिखना होगा CH3। क्या लिखना होगा? CH3। फिर आपको नीचे लिखना होगा OH, फिर आपको सिंगल बॉन्ड, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है CH3। तो ये हमारी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल की संरचना बन गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 1 2 3 है। इनमें का किसी परमाणु की त्रिज्या अधिकतम है? कौन सबसे कम क्रियाशील है? प्रत्येक के लिए कारण सहित आपको समीकरण लिखना होगा। तो आपको बताना होगा कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर हमारा सबसे अधिक क्रियाशील है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ये हमारे बिल्कुल सही तरीके से लगे हैं, तो आपको ऐसे ही लिख देना होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो जो आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है वहाँ पर आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जोड़ें कि हमारा जिप्सम बन जाए। तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ना होगा? तो यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा, मतलब भाषा दी गई है, आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया, पहला दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको लिखना है
CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस हाफ H2O। फिर आपको डैश लगा देना है, एरो लगा देना है, फिर आपको लिख देना है CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पहले का हमारा आंसर हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर जो कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये हमारा वेरी इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन डैश 2HCl। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड, फिर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, ZnCO3 एरो ऊपर गर्म का साइन का चिन्ह लगाएंगे। फिर आपको लिखना होगा ZnO, क्या लिखना होगा ZnO प्लस CO2। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम डॉट एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आपको समीकरण लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस 2HCl एरो MgCl2, क्या लिखना होगा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो डॉट डॉट प्लस हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर भी आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, फिर आपको लिखना होगा प्लस, फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा H2SO4, फिर आपको एरो लगा देना होगा, फिर आपको लिख देना होगा BaSO4, फिर आपको लिखना होगा 2HCl। तो ये हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी कौन सी अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो ये हमारा ई वाले का आंसर हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस प्लस हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 एरो, फिर आपको लिखना BaSO4, फिर आपको लिखना होगा प्लस 2HCl। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड। तो आपको यहाँ भरना होगा, फिर आपको प्लस सोडियम नाइट्रेट भी लाना है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे AgNO3, क्या लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट AgNO3, फिर आपको लिखना होगा सोडियम आयोडाइड, फिर आपको एरो लगा देना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा सिल्वर आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये हमारा इसका आंसर यानी कि रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये ऊपर वाली अपक्रियाएँ नहीं आती हैं, मतलब कि अगर आपको ये ऊपर वाली अपक्रियाएँ नहीं आ रही हैं, तो आप जो नीचे में प्रश्न दिया गया आप उसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपने जो नीचे दिया गया आप वो भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा है क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको टिप्पणी करने को दी गई है, तो आप लोगों को तीनों पर टिप्पणी करनी होगी। वियोजन अपक्रिया के बारे में लिखना होगा, संचारण के बारे में लिखना होगा, यशत लेपन के बारे में लिखना होगा। तो अगर आपको उनको अंग्रेजी भी चाहिए तो आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा अंग्रेजी भी दिया जाता है कि आप उसी का आपको फ़ायदा उठाना होगा। अगर दिया गया तो आपको अंग्रेजी भी लिख देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको व्याख्या करनी होगी। लगभग आपको आधे से ज़्यादा पेज में व्याख्या कर देनी है। लगभग आपको आधे से ज़्यादा आपको व्याख्या कर देनी, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा उपभाग यहाँ पे 3 स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से आप लोगों को बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर आपको मेंडल के नियम लिखने होंगे, फिर आपको उनके आपको नियम भी लिखने होंगे, फिर आपको एक फूल का चित्र भी बना देना है ताकि व्यक्ति को अच्छा समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपको लगभग आपको 1.5 पेज में लिख देना होगा, क्योंकि आपको केवल 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है। पुष्प यानी कि पुष्प में जो निषेचन क्रिया होती है आपको उसी का डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कह रहा है ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडल सेक्शनलेस ऑफ जाइनोसियम टू द शो द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स एंड डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो ये छात्र सभी क्वेश्चन लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा आसान भी क्वेश्चन है, सभी छात्र कर लेंगे।
पर इसमें आपको ध्यान रखना होगा विदाउट हेडिंग नहीं लिखना, आपको विद हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। अगर आप विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको कोई हेडिंग आती है तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ही फ़ायदा होगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वृक्कणाणु नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर आपको मानव का नामांकित चित्र को बनाना होगा, फिर आपको जो वहाँ पे जो अंग होंगे उसको आपको नामांकित भी करना पड़ेगा। तो ये आपको करना होगा। आपको ये दोनों चित्र में से कोई एक चित्र तैयार कर लेना होगा। आपको ये तो कन्फर्म तैयार ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार कर लेते तो आपको कई फिगर आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि आज का हमारा सैम्पल पेपर एंड हो गया। अगला सैम्पल पेपर हम जल्दी आप लोगों के लाएंगे, जो कि और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो कर दें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को कर दें शेयर, क्योंकि आपको लगातार इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिलते रहेंगे, अगर आपका रिविजन भी अच्छा होता रहेगा।